देखिए, आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का अगला पार्ट है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ही अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। और टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। इससे मिलता जुलता एक रेशियो और है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आज हम लोग दो रेशियो डिस्कस करने वाले हैं, एक ऑपरेटिंग रेशियो और एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये कि जो आपका जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस का मतलब है कि जिस चीज का आप व्यापार करते हैं, जो आपकी कोर एक्टिविटीज हैं, जिसको प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज भी कहा जाता है, यानी कि जो मुख्य काम है आपका, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो मेन एक्टिविटीज हैं आपकी, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चर करना है। एक हमारे अगर कोचिंग की बात करें तो हमारा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो हर एक का अपना एक मेन काम होता है, जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जिससे मेन काम है और उससे ही सारा कारोबार चल रहा है। तो वो जो मेन काम होता है उसको हम ऑपरेशंस के नाम से यहाँ पर समझते हैं कि उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमने वर्ड यूज किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यानी कि बिजनेस को संचालन करने में, मेन काम को चलाने में कुछ हमारे खर्चे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले जो है हम इसमें आज पढ़ेंगे वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग आगे कोई वर्ड नहीं है, बट रियली में अगर हम बात समझे तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ये क्या मतलब है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो बिजनेस संचालित किया जा रहा है, जो बिजनेस चलाया जा रहा है, उसके जो ऑपरेशंस यानी कि जो मेन काम हो रहा है उसमें हमारे क्या खर्चे आ रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम दो चीजों को सम अप करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और साथ के साथ उसमें जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस का मतलब बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अब देखिए, इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों ही जो होती हैं वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी उनके पास से हमारी इनकम हो रही है, उसमें एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि भाई आग लग गई, तो आग लग गई, लॉस हो गया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। आपने कहीं पे बाहर पैसे इन्वेस्ट किए थे, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इनकम हुई, तो ये आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया, आपने अपने बिजनेस की जो मेन काम है उससे रिलेटेड आपकी इनकम नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें और होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को क्लासिफाई करके डिफरेंशिएट करती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सिंपली ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स। और इसको भी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इनटू 100 करते हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये कि जो आपने गुड्स बेचे थे उसकी क्या कॉस्ट है, और उससे रिलेटेड जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसको आपने सम अप करना है। हम अपने मन में ऑपरेटिंग रेशियो को अगर मन में याद रखें तो उसका मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसी से मिलता जुलता एक रेशियो और हमारे सिलेबस में है, और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके आगे प्रॉफिट वर्ड है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये बतलाता है कि जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटीज थी, जो मेन आपका काम है, जो आपके ऑपरेशंस हैं, उससे कितना आपने प्रॉफिट कमाया। यहां पर हम बाहर से और अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्रॉफिट को एक्सक्लूड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड करते हैं। अब देखिए, कहीं से इंटरेस्ट मिल रही है या कहीं से डिविडेंड्स मिल रहे हैं या कोई हमें बाहर से रेंटल इनकम हो जा रही है, तो ये हमारे ऑपरेशंस के पार्ट नहीं है। हाँ, अगर हमारा होटल का काम है तो जो रेंटल इनकम है वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होगा। पर अगर हमारा बैंक है उसमें ब्याज मिल रही है तो वो ऑपरेशंस का पार्ट है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो
बात कर रहे होते हैं वहां पे ये मान के चलते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट हैं या रेंटल इनकम है, ये हमारी एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटीज की नहीं, ये हमारे ऑक्सिलरी एक्टिविटीज से हमें इनकम हो गई और ये हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, तो उनको हमने एक्सक्लूड कर देना होता है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिक्स एसेट्स का बिजनेस नहीं करती। अगर फिक्स एसेट का मान लेते हैं कि कोई बिजनेस करती हैं तो वो फिक्स एसेट को स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग्स बेचता है तो बिल्डिंग उसके स्टॉक का पार्ट होगा। तो मेरा यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टेड एसेट्स हैं, अगर उनमें जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें फिक्स एसेट में जो हमने पूंजी लगाई हुई है, कभी कभी क्या होता है कि फिक्स एसेट को हमें सेल करना पड़ता है, या हम जब सेल करते हैं तो फायदे नुकसान होते हैं, वो भी हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, वो हमारा मेन काम नहीं है। अब एक मशीन थी फैक्ट्री में, वो खराब हो गई, हमने उसको बेच दिया, उसमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये हमारे मेन एक्टिविटीज के इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं है। ये ठीक है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बट ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जो आपका मेन काम है उससे रिलेटेड आपके प्रॉफिट्स है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या है, हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उसमें केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को ही इंक्लूड करके करेंगे। वहां पे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे कर रहे होते हैं, जिससे हम बिजनेस चला रहे हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जैसे कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब बिजनेस को चलाने के लिए। इसके अलावा और एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि हमने कोई फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, या कोई हमारा आग लग जाने की वजह से नुकसान हो गया, ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाएंगे। इसी तरह से इनकम्स में भी आपको कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना है, और वो कौन सी होंगी? नॉन ऑपरेटिंग। तो भाई जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को छोड़ करके प्रॉफिट निकालोगे पीएल में, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अभी हम बेहतर तरीके से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेटअप बना करके इसमें करते हैं क्वेश्चन, तो और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं और फिर उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपको इसी से रिलेटेड चीजें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेन हेडिंग है हमारी, इसी के सब इसके अंदर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। एक पढ़ रहे हम ऑपरेटिंग रेशियो, जो पहले पढ़ेंगे हम। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऑपरेटिंग वर्ड है। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का जो मतलब है, इसका अगर हम मीनिंग लिखें तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा मेन ऑपरेशंस है, जो मेन हमारे कारोबार है, उससे रिलेटेड हमारी कितनी लागत आ रही है। हम इसको सेल्स के परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और देखते हैं कि सेल में जो रेवेन्यू है उसमें से कितना पैसा कॉस्ट में खपा दिया। अगर कॉस्ट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने ज्यादा पैसा खपाया तो प्रॉफिट कम हो रहे होंगे हमारे। तो यानी कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज्यादा आ रहा है तो आपके लिए वो नुकसानदायक है, अगर वो कम आता है तो वो आपके लिए फायदेमंद है। अब भाई अगर हमने 100 रुपए कमाए हैं, 100 रुपए की सेल करी है और उसमें से हमने 60 रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च किए हैं तो 40 रुपए बच रहे हैं। अगर हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट में 70 रुपए खर्च किए हैं तो 30 रुपए बच रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आप कॉस्ट खर्च करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट का शेयर कम होता जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर है आपके लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का बड़ी सिंपल सा मतलब है, इसमें हम सम अप करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप पहले के काफी सारे लेक्चर्स में काफी जगह पर डिस्कस करके आ चुके हो, तो वो वही मतलब रखता है, जिसका मतलब क्या है कि जो गुड्स सेल करें उसकी क्या लागत आ रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब कोई नया वर्ड जरूर हो सकता है, पर ये कोई नया मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के एक्टिविटीज, जो मेन एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस।
अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स मैं लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस या एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जिनको हम अब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के भी कॉस्ट आ जाती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के साथ में मैं अमोर्टाइजेशन भी लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में थोड़ा सा आपको याद करा दूं, मतलब हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो। देखिए, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बोथ आर डेप्रिसिएशन, बस फर्क इतना सा है कि डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, और अमोर्टाइजेशन वर्ड अगर कोई इनटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट हो रही है तो हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। दोनों ही डेप्रिसिएशन है, केवल अगर इनटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन वर्ड ना यूज करके अमोर्टाइजेशन लिखना चाहिए वहां पे। तो दोनों ही डेप्रिसिएशन है। अब कुछ लोग ये भी हो सकता है भूल गए हो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, तो मैं वो भी याद करा देता हूँ। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट एसेट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फैक्ट्री। और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब जैसे कि एग्जांपल है गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, लाइसेंसेस हो गए, ये सब चीजें जो एसेट्स हैं हमारी, पर आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना है। गुडविल अगर कम हो रही है, गुडविल की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, वहां पे वर्ड यूज करना है अमोर्टाइजेशन। इसी तरीके से अगर पेटेंट्स की वैल्यू कम हो रही है तो पेटेंट्स अमोर्टाइज लिखिए। फिर अगर हमारे सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम हो रही है तो उसको लिए भी वर्ड अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करिए। अब सॉफ्टवेयर की कैसे वैल्यू कम हो रही है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर लिया 3 साल के लिए, एंटीवायरस लिया, तो 3 पार्ट में उसका एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो 3 बार में वो डेप्रिशिएट किया जा रहा है, तो 3 साल में जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा जाएगा तो डेप्शन नहीं वर्ड यूज किया जाएगा, उसके एक्सपेंस को अमोर्टाइजेशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है जो ऑपरेटिंग रेशियो, यहाँ पर क्या है, बेसिकली अपने माइंड को आंसर ये दे के रखना है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब संचालन करने की पूरी कॉस्ट, और ये कम होगी तो फायदा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगी तो फायदा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या है कि इसके विपरीत यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वर्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट्स की, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड, बाहर के जो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वहां से भी प्रॉफिट्स होते हैं, उनको नहीं लेना। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में क्या मेन काम है उनका जी, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना। अब उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहीं शेयर्स में लगा दिया पैसा, तो वहां से शेयर से उनको डिविडेंड्स मिल गए और शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, उसको बेचा तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, ये प्रॉफिट तो है, बिजनेस ने तो कमाया, पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि उसका मेन काम तो प्रोडक्शन करना था, तो प्रोडक्शन से तो वो प्रॉफिट आया नहीं। तो ऐसे प्रॉफिट और ऐसी एक्सपेंसेस जो अपनी मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनको हमने छोड़ देना होता है। तो आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप पुराने समय के हिसाब से बात कर लेते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे टी शेप में जब बनाते थे तो आप क्या करते थे, यहाँ पर जीपी उतारते थे, जीपी सबसे पहले लिखते थे, फिर इसके बाद आप इनकम्स लिखते थे यहाँ पर, तो इधर आप इनकम लिखते थे, ठीक, इधर भी कई इनकम होती थी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तमाम सारी इनकम्स लिखते थे। इसी तरह से आप यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे, कोई सैलरी का एक्सपेंस है, कुछ इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, कोई ऑफिस का एक्सपेंस है। और इस तरीके से आप क्या करते थे, जब इसको बैलेंस करते थे तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिल जाता था। ये आप पहले करते थे। अब एक चेंज इतना सा करना है कि देखिए, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ना, वो आप सारे लिखते थे पहले,
सब एक्सपेंसेस और इधर सब इनकम्स लिखते थे। वो बोलते हैं कि केवल एक्सपेंसेस वो लिखो जो ऑपरेटिंग है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसको नहीं लिखना, और इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को लिखना है, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसको नहीं लिखना। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ही नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, तब होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, सबको इंक्लूड करके जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो नेट प्रॉफिट होता है। पर केवल अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को यूज करके प्रॉफिट निकाला जाएगा तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो इसमें अगर हम अपने समझने के लिए फॉर्मूला बनाए तो हम ऐसा कर लेंगे, फॉर्मूला नहीं है इनफैक्ट में, बस समझने की बात है। ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल माइनस करिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करिए केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर हैं तो अब जब आपने ऑपरेटिंग को ही प्लस माइनस किया तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका। इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये हमने जीपी के बेसिस पे किया, ऊपर से जब हम चल के नीचे आए। अब हम अगर नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, नीचे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तब हम क्या करें? तो नेट प्रॉफिट जब हमने लिया होगा, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसने सब चीजों को डील कर रखा है। नेट प्रॉफिट अगर नीचे निकाल के दिया गया है तो ऑपरेटिंग भी माइनस हुए हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस हुए हैं, इस तरह में नॉन ऑपरेटिंग प्लस भी हुए हैं और ऑपरेटिंग प्लस भी हुए, सब प्लस माइनस हुए। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब हमें नेट प्रॉफिट दिया हो, मैं लिख दूं आपको, नेट प्रॉफिट अगर दिया है तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि इसमें से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके माइनस हो चुके होंगे, तो आपने क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देना है। और इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हैं वो उसमें प्लस हो चुकी होंगी तो उनको आपने हटा देना है। तो नॉन ऑपरेटिंग को जब सब जुड़ गए तो नॉन ऑपरेटिंग वालों को हटा दो, और अगर आप जीपी से लेके चल रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग को लिखो ही मत। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपने, नॉन ऑपरेटिंग भी वर्ड लिख दूं मैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपने प्लस किया होगा पहले, अब हम माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब देखिए, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए, जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और इनटू 100 तो दोनों के केस में होना है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये दोनों रेशियोज जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब क्या है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% आ रहा है सर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बचा हुआ पार्ट होगा 30%। अगर ये 80% आंसर आ रहा है इसका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो आपका 20% होगा। अगर ये 90% है तो बचा हुआ पार्ट ये होगा आपका 10%। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो दूसरा है। तो ऑपरेटिंग अगर आपको रेशियो पता है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पता कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता है तो आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग रेशियो भी पता कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आपको कहें तो मैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम भी लिख के दे देता हूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप चाहें तो लिख लीजिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सीधी सी बात है, जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए, एक तो भाई आपके इंटरेस्ट का जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का पार्ट नहीं माना जाता। फिर आप लिख लीजिए इसमें लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिर इसी तरह से लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स एसेट्स का मतलब जो हमारी अपनी एसेट जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, कभी कभी बिल्डिंग हो गई या लैंड हो गया या मशीन हो गई या कंप्यूटर्स हो गए, इन चीजों को हम बेचना पड़ता है हमें कभी कभी उसके जब काम नहीं, उस काम की नहीं रह जाती हैं चीजें। फिर आप और इसमें लिख सकते हो भाई अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के एग्जांपल्स। अच्छा, लॉस बाय फायर मैंने लिख दिया, पहले बताया भी था। तो कोई भी लॉस बाय फायर या नॉर्मल रूटीन के बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं है। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज के पार्ट नहीं है, ये तो अचानक ही हो गए। फिर इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं आपके, उसके भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के केस में क्या क्या हो जाएगा? एक तो भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसके लिए वैसे वर्ड यूज गेन लिख दिया जाता है। फिर डिविडेंड्स रिसीव्ड, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, और कमीशन रिसीव को नहीं लिखा जाता। कमीशन रिसीव को इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि बिजनेस में जो कारोबार कर रहे होते हैं उसमें हमें कमीशन लेने देनी पड़ती हैं, तो वो ऑपरेशंस में ही ज्यादातर रहती हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव के लिए भी एक्सेप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड उसके लिए ऑपरेटिंग हो, अगर बैंक है तो बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग है, बैंक का तो मेन काम ही है, इसमें उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है ब्याज पे पैसा लेना देना, तो इंटरेस्ट रिसीव तब नहीं, उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग हो गया। क्वेश्चन में लिख के दिया ऊपर कि हम जो है इसमें कैलकुलेशंस करें, इसके लिए बैंक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर आप इसको इंटरेस्ट को नहीं हटा सकते। डिविडेंड्स यूजली कहां से हो रहे होते हैं? जब हमने कहीं पे किसी कंपनी में बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी में हमने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, उन शेयर्स से हमें रिटर्न मिल रहे हैं और वो जो प्रॉफिट्स मिलते हैं शेयर्स को हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये तो भाई हमने बाहर लगाया हुआ है, हमारा अपना मेन कारोबार तो है नहीं, इसलिए डिविडेंड रिसीव को हमें नॉन ऑपरेटिंग मानना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करते हैं और शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ठीक है बात, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स, फिर आगे दिया हुआ है रिटर्न 20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अब आपको एक बात और बतानी है कि देखिए हमेशा हमें नेट फिगर यूज करना होता है। अगर कहीं पे कोई रिटर्न्स हैं तो रिटर्न्स को क्या करना होता है, हमें उसमें से रिटर्न को माइनस करना होता है। ठीक है, रिटर्न्स क्यों माइनस करनी होती है? क्योंकि सही मायने में अगर सेल्स हैं तो सेल्स अगर 10 लाख की हैं और उसमें से 1 लाख रुपए की सेल का रिटर्निंग होगी तो सेल 10 लाख की बची कहाँ? सेल तो बची 9 लाख रुपए की। तो हमेशा नेट सेल्स को यूज करना होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो आते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो का, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। ऑपरेटिंग रेशियो मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, होता है बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद बिजनेस मेन एक्टिविटी डिवाइडेड बाय सेल्स कह लें या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह लें, और इनटू हम करते हैं इसमें 100। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको करना है क्वेश्चन यहाँ पर 122 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपको 3 लाख रुपीस। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दिया हमने यहाँ पे 3 लाख। फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 1,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दे रहे हैं 1,20,000।
इंटू 100 करना है और डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैश सेल यहाँ पे दी हुई है 5,20,000 और साथ के साथ उन्होंने ये बोला है कि इसमें से 20,000 की रिटर्न्स हैं। तो भाई ये हो जाएंगे हमारी सेल्स जो सही मायने में है वो हो जाएंगे आपके 5 लाख रुपीस। तो ये हो जाएगा आपका 4,20,000 इंटू 100 अपॉन 5 लाख। तो ये होगा आपका 84%। यहां पर तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियरली खुद ही बताए हुए थे। अब आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ढूंढ कर निकालना होगा। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 123। 123 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, यहां पर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो अब यहां पर कुछ भी कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं आपको लिख के फिर से समझाता हूं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, मैंने आपको कई बार पहले भी याद कराया कि बेसिकली यहां पर है ऑपरेटिंग कॉस्ट टर्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? दो चीजों को जोड़ करके, कॉस्ट को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के। तो जब उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें दे दी तो फिर किसी चीज को जोड़ना नहीं है, फिर उसको डायरेक्ट लिख देना है। कॉस्ट वर्ड पे ध्यान देना है आपने। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये कैसे बनती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है कैसे? कॉस्ट होती है गुड्स सोल्ड की और प्लस होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म, इट आल्सो इंक्लूड्स बिसाइड कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, दोनों को जब जोड़ते हैं तब होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। ये फिर से बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों को डाउट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीजों को जब जोड़ दिया हुआ तो कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिखेंगे। तो चलते हैं भाई, अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा कर देंगे, या सेल्स दी हैं तो सेल्स लिखते हैं इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये कॉस्ट दी हुई है। हमको तो ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट उठा लेंगे हम, 6 लाख। तो 6 लाख इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 12 लाख इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124। ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 94,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं 6 लाख रुपीस और सेल्स रिटर्न दी हुई है 4 लाख रुपीस। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करें। देखिए आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, बस आप क्या काम करें, सबसे पहले फॉर्मूले को लिखें। क्वेश्चन नंबर है 124 क्वेश्चन नंबर, और फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस into 100 divided by revenue from operations। देखिए यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 92%, तो ऑपरेटिंग रेशियो 92% दिया है
इसकी जगह पर हमने 92 लिख दिया। फिर हमें देखिए यहाँ पर उन्होंने दिए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता करनी है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह COGS लिख दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 94,000, हमने यहाँ पे 94,000 लिख दिया। और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, ये 6 लाख रुपीज हैं, इनटू 100 करेंगे हम, और आपको पता करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले तो ये 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दें, 92 इंटू 6,000 कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 94,000। और अब देखिए 92 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 0 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54 55 और इसमें से COGS प्लस 94,000 5,52,000 minus 94,000 is equals to COGS और COGS हो जाएगा आपका 4,58,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125 में, और इसके फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपको 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स दी हुई है 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, डेप्रिसिएशन 6,000। देखिए मैंने आपको लिख के बताया भी है पहले कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये तीनों के तीनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग, ऑफिस एंड डेप्रिसिएशन। तो मैं लिख ले रहा हूं सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, देन डेप्रिसिएशन। इनको हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, ये हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12, 8 and 6, तो 12,000, 8,000, 6,000 और ये हो जाएंगे जी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26,000। फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो is equals to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले लिख के दिया हुआ है, ये है 2,20,000, तो इसको लिख दीजिए 2,20,000
20,000 और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने अभी अभी जोड़े थे, ये थे जी 26,000 इंटू 100 और आपको नेट सेल्स भी क्वेश्चन में दी हुई है और नेट सेल्स दी हुई थी आपको 3,20,000। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2,46,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 246 बाई 320, तो ये हो गया भाई आपका 76.87%। क्वेश्चन नंबर 125 के सेकंड पार्ट में यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 4 लाख, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख और ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा सा उन्होंने जो है आपके साथ ग्रॉस प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट करके जरा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। देखिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होता है, वो दिया नहीं हुआ है, तो बड़े सिंपली पता कर सकते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल को टोटल कर लीजिए, टोटल सेल्स पता चल जाएगी, सेल में से जीपी माइनस कर देंगे, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। आइए मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लें 125 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं और टोटल सेल्स पता कर लेते हैं। काफी जगह पर हमने पहले भी इसको यूज किया है। जो टोटल सेल्स हैं वो कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ के पता चलती हैं और टोटल सेल्स आपकी हो जाएंगे। देखिए कैश सेल दी हुई है आपको 4 लाख, क्रेडिट सेल्स 1 लाख, तो अब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सेल्स 4 लाख प्लस 1 लाख और ये हो जाएगा आपका 5 लाख। काफी प्रीवियस क्लासेस में काफी बार डिस्कशन हो चुका है, सेल्स में से अगर जीपी माइनस कर दें तो कॉस्ट पता चल जाती है और अगर कॉस्ट माइनस कर दें तो जीपी पता चल जाता है। तो इंटरचेंजेबली आप इसको यूज करते हो। यहाँ पर क्या था, आपको उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 1 लाख रुपीस का, तो भाई अब आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। 5 लाख की सेल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का है, माइनस कर देंगे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4 लाख रुपीस की। अब कॉस्ट पता चल गई, मेन कॉस्ट को ही पता करना था, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, फॉर्मूला लिख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो अब ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस into 100 डिवाइडेड बाई सेल्स। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी पता चल गई है, वो है जी 4 लाख रुपीस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आप देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हैं ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा, सेल्स का खर्चा, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सैलरीज स्टाफ के, जिसको एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये हैं आपके 50,000। तो प्लस कर देते हैं इसमें ये 50,000, ये हो जाएगा into 100 और सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस, दी नहीं है, इनफैक्ट में सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी हुई। तो ये हो जाएगा आपका 4,50,000 into 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो 5 9 जा 45, यानी कि हो जाएगा 90%। यहाँ पर अगर 100 रुपए मिलते हैं तो उन्होंने कॉस्ट पे 90 रुपीस खर्च किए हैं। अगर सेल से रिवेन्यू से हमें 100 रुपए मिल रहे हैं तो 90 खर्च किए, तो जो बचा हुआ 10 रुपए वो इनका प्रॉफिट है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपका अगर किसी को 2 कंपनियों का कंपैरिजन दिया जाए, करा जाए और उसकी अगर ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, तो जिस कंपनी के ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा आ रहे हैं यानी कि उसके प्रॉफिट उतने कम आ रहे हैं।
आपसे क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात को अंदर से समझना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया है इन्होंने, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। फिर आपको इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है, और इधर ग्रॉस सेल्स दिए और सेल्स रिटर्न दिए। आपको पता है कहीं पे भी ग्रॉस सेल्स के फिगर को यूज नहीं करना है, हर जगह पर हमने नेट सेल्स के फिगर को यूज करना है। तो अगर हम इसी को यहीं पे समझ लें, यहाँ पे कैसे करते हैं, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेके कैलकुलेशंस करी जाती है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं, तो यहीं पे ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए सेल्स कितनी हो जाएंगी, 88 में से 8000 की तो रिटर्न है, तो सेल्स तो रह जाएंगे 80,000 रुपीज की। और कॉस्ट कितनी है आपके, देखिए ये दिया हुआ है 52,000, और साथ में उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख दिए हैं, वो इसमें प्लस कर दीजिए 18,000, तो ये हो जाएगा 52,000 प्लस 18,000 यानी कि 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 100। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 100 करिए जरा कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, 7/8 करके करिए, अपना रफली कितना हो जाएगा 7/8 लाइए 87.5 ठीक है, 87.5% हो गया। तो आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे आप। फिर हम देख लेते हैं अगला है जी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 75% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। तो पता क्या करना है, बोलते हैं जी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, चलिए मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूं। फिर हमें उन्होंने ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया, तो चलिए हम ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे दिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे दिया, हालांकि ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं एक ऊपर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं। तो ऑपरेटिंग रेशियो is equals to cost of goods sold plus operating expenses upon sales into 100। ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ था उन्होंने 75 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता करनी थी, इसलिए मैंने COGS लिख दिया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे 1 लाख रुपीस के और सेल्स दी हुई है 12 लाख रुपीस की, तो 1 लाख यहां पर आ गया इनटू 100, सेल्स हैं 12 लाख, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका 9 लाख। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर COGS प्लस 1 लाख और COGS इज इक्वल्स टू 8 लाख। COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 128 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है आपको 6,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000। यहां पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन को एक्सपैंड करके चलना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमें ठीक है मिल गई, ऊपर का पार्ट मिल गया, पर हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास इस समय
मेन जो गायब है वो है सेल्स, तो सेल्स को पता करना। चलिए हम एक रिलेशनशिप को यूज करेंगे, इसमें जो जीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है जिस फॉर्मूले में, उसको यूज करके करना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ चल रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, ये दो चीजों का जोड़ होता है, कॉस्ट का और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। अब देखिए यहां से सबसे पहले हम पता करेंगे हमारी कॉस्ट कितनी है, फिर कॉस्ट को ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जोड़ करके हम पता करेंगे सेल्स कितनी। तो हमारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 6,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 80,000। 6,80,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी आपकी 6 लाख रुपीस। आपको यह भी पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी पता कर ली, इसकी जगह मैंने 6 लाख लिख दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए उसने हमें कुछ रिलेशनशिप के फॉर्म में दिया हुआ, एक्सप्रेस किया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने ये बात समझी थी, लास्ट लेक्चर में भी बात समझी थी कि ग्रॉस प्रॉफिट को एक्सप्रेस करने के या किसी भी प्रॉफिट को एक्सप्रेस करने के दो वे होते हैं। एक उसको एक्सप्रेस करते हैं कॉस्ट पे, एक उसको एक्सप्रेस करते हैं सेल्स पे, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट होता है या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। यहाँ पर जो रियल सेंस में जो मतलब निकलता है, जब जीपी रेशियो दिया होता है तो उसका मतलब होता है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि वो सेल्स के ऊपर कैलकुलेटेड होता है। तो जो एक्सप्रेस करने का नॉर्मल वे है वो सेल्स की परसेंटेजेस में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि अगर हम इसका मतलब निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। सेल्स को मैंने एस मान लिया, मुझे पता करनी है सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स का 25%। 25% को हमने इसको काट दिया तो ये हो गया जी 1/4, यानी कि 6 लाख इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स बाई 4। ये ऊपर क्या 1 आ गया था, 25 4 जा, तो ये S/4 हो गया। S/4 को मैं इधर ले गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख इज इक्वल्स टू 3S/4। सॉल्व कर लिया हमने इसको। 6 लाख इज इक्वल्स टू इनटू 4/3 इज इक्वल्स टू सेल्स, यानी कि S। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। 8 लाख आपकी सेल्स हो जाएगी। सेल्स भी पता चल गई और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दी हुई थी, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं, आप अलग से लिख के जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर, तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम, 8 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 6,80,000 और 6,80,000 को आप 8 लाख से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। 6,80,000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85%।